बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम OMR शीट पर होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उनके लिए ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं वो सभी लोग केमिस्ट्री का आंसर की अपना चेक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। ये प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क की संख्या है 50 दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 50 दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो समय मिलते हैं आपको 2 घंटे के लिए आपको समय मिलता है। 100 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 100 प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था आपसे कि द कंपाउंड इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यौगिक निम्नलिखित में से किसके घटक हैं। यहाँ पर यौगिक दिया गया है, ये पूछा गया है ये किसके घटक दिए गए हैं। पहला दिया गया RNA का है, DNA या एडानिन या थाइमिन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप कंपाउंड इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड है ये क्या है, ये DNA का कंपोनेंट है। किसका है दोस्तों, ये DNA का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, DNA। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, निम्नलिखित में से कौन सा आधार DNA में मौजूद नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार DNA में मौजूद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एडानिन, गुआनिन, थाइमिन या यूरेसिल। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि DNA में जो मौजूद नहीं होता ये यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यूरेसिल DNA में मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई चैनल पर जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया था। द स्ट्रक्चर शो दैट, दिखाई गई संरचना है। अब ये प्रश्न दिया गया है कि ये जो दिखाई गई संरचना है वो क्या है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए DNA न्यूक्लियोसाइड या RNA न्यूक्लियोसाइड या DNA न्यूक्लियोटाइड या RNA न्यूक्लियोटाइड। अब आपको बताना है भाई इसमें से ये संरचना दी गई है ये किसको प्रदर्शित करती है। क्या ये DNA न्यूक्लियोसाइड को प्रदर्शित करती है या RNA को या फिर DNA न्यूक्लियोटाइड को। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो में अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा RNA न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब भी बेस हो तो RNA न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पर कि देखिए आपका पेपर कोड अलग हो सकता है। ठीक है, किसी का A है, किसी का B है, C है या Z है। तो आप लोग अपने पेपर कोड के हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना आंसर की चेक करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन DNA डबल हेलिक्स। DNA के डबल हेलिक्स में बंधों के निर्माण के लिए जो न्यूक्लियोटाइड का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भाग जिम्मेदार होता है किसके लिए, DNA डबल हेलिक्स में जो बंध पाए जाते हैं उनके निर्माण के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। क्या बेस जिम्मेदार होता है या शुगर जिम्मेदार होता है या फास्फेट ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर शर्करा का हाइड्रोक्सिल समूह दिया गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फास्फेट समूह इसमें वर्क ही नहीं करेगा और ना ही इसमें शर्करा करेगी। इसका जो मुख्य जिम्मेदार होता है दोस्तों वो होता है क्षार, बेस जो होता है वही इसका मुख्य जिम्मेदार होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने क्या लगाया था, ऑप्शन सी लगाया था फास्फेट समूह, ये गलत आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATG CC GATC। डीएनए के प्रारंभिक संरचना के पूरक स्टैंड की पहचान कीजिए। तो जो भैया इसमें पूरक स्टैंड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मनी बेस आर देयर इन पर टर्म ऑफ द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के बी रूप के प्रति मोड़ में कितने क्षारक होते हैं? तो इसमें जो क्षारक की संख्या पूछी गई थी, तो क्षारक की जो संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? चलिए सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इनमें से एंजाइम कौन सा है। पहला दिया गया है दोस्तों इमिल्सन, बी है माल्टोस, ऑप्शन सी दिया गया है सुक्रोज और ऑप्शन डी दिया गया है लिपिड्स। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक एंजाइम है। क्या लिपिड जो होते हैं वो एंजाइम होते हैं, लिपिड एंजाइम होते हैं, या इमिल्सिन एंजाइम होता है, या माल्टोस या सुक्रोज? जल्दी से कमेंट करके जल्दी से फटाफट से सभी लोग का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमल्सिन जो है इनमें से एक एंजाइम है। ऑप्शन यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 कि एमिनो एसिड हैव द मैक्सिमम सॉल्बिलिटी एट। एमिनो एसिड में न्यूनतम घुलनशीलता होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है pH3, pH8 या pH7 या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एमिनो एसिड में जो न्यूनतम घुलनशीलता होती है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर होती है। कितनी होती है भाई? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर होती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इस क्वेश्चन का 8 नंबर का सही आंसर है। ठीक है, जो एमिनो एसिड का न्यूनतम घुलनशीलता होती है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, यहाँ पर pH3 या pH7 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पूछा गया है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज। इनमें से बताना है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, या सेकेंडरी है, या टर्सरी है, या क्वार्टरी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है यहाँ पर भाई? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन संरचना को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑप्शन यहाँ बी है आपका क्रिप्टोनिक्स एक्सरे विजन। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजेस यानी MRI, और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ एबव। तो प्रोटीन को निर्धारित करने के लिए जो निम्नलिखित में से तकनीक का उपयोग किया जाता है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज टू टेक्निक टू डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को आंसर की पता चल सके। देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पेपर तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इसमें जो कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जिनका आंसर आप लोग को दे पाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक तो आपके सिलेबस से बाहर भी दे दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पेपर सही था। जो अगर आप लोगों ने क्लास रेगुलर की होगी तो पुरानी जो पहले की क्लास थी या और DDU का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था वहाँ से रिलेटेड आपको प्रश्न मिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज द केस बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकार प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन की कमी से
कौन सा विकार होता है? क्या आपकी वजन में कमी आ सकती है, मांसपेशियों की थकान, मांसपेशियों में ताकत की कमी, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सभी लोग का आंसर ये है भाई। चलिए, सभी लोग लास्ट में ये बताएंगे कि कितने आप लोग। सबसे पहली तो बात ये है कि सब लोग रेगुलर क्लास करते नहीं हैं, कुछ लोग क्लास में आते हैं तो केवल बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम के हिसाब से जब भी क्लास हो तो क्लास में आ जाया करिए भाई। मेहनत करके मैं क्लास लाता हूँ तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि क्लास को कम से कम एक बार ओपन करिए, उसमें देखिए कि क्या बताया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका चल रहा है, जिनका रिटर्न पैटर्न पर है, कल से रिटर्न पैटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं इसलिए आज ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का 21 या 22 में पेपर लगा हुआ है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं पूरा का पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ये DDU का क्वेश्चन पेपर मैंने एक बार सॉल्व करा दिया है, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मैंने सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? पहला दिया गया है वेसिल्स, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों राइबोसोम, और ऑप्शन सी है सिंड्रोम माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। तो कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपने लगाया ही है, लेकिन अधिकतर जो पूर्ण रूप से भाग लेता है वो राइबोसोम होता है। कौन होता है भाई? यहाँ पर राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है हेल्प इन द डाइजेशन फूड, भोजन को पचाने में मदद करना, या आनुवांशिक जानकारी को प्राप्त करना, या हमलावर रोग जनकों के खिलाफ लड़ना, या रक्त में ऑक्सीजन के परिसंचरण में मदद करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अनुवांशिक जानकारी का वहन करना, यहाँ पर सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोटीन? प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी यहाँ दिया गया है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ऑप्शन सी है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ऑप्शन डी दिया गया है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ डिसल्फाइड। यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर कि डाइसल्फाइड, यहाँ पर दिया गया डाइसल्फाइड। ठीक है, प्रोटीन डाइसल्फाइड फूलों के बहुलक खाते हैं। तो चलिए अब बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है प्रोटीन के सापेक्ष में। क्वेश्चन नंबर 14। तो प्रोटीन के बारे में जो कथन सत्य है वो प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 प्रश्न क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड की संरचना क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी सॉल्व करा दिया था। यहाँ पर पूछा गया है, पहला दिया गया ए शुगर ए फास्फेट, ऑप्शन बी है ए बेस ए शुगर, ऑप्शन सी है दोस्तों बेस ए फास्फेट, और डी दिया गया ए बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड की संरचना यहाँ पर है। तो न्यूक्लियोसाइड की जो संरचना हो जाएगी वो हो जाएगी एक क्षार और एक शर्करा, यानी ए बेस ए शुगर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? देखो न्यूक्लियोसाइड में ए बेस और ए शुगर होगा, ठीक है, लेकिन अगर जब बात हो न्यूक्लियोटाइड की तो न्यूक्लियोटाइड में ए बेस ए शुगर और एक फास्फेट। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई?
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर। न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एमिनो एसिड या हिस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। आरएनए और डीएनए के संश्लेषण में भाग लेता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये आरएनए और डीएनए इंक्लूड होते हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक में। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर दवा दिया गया है और उनका मिलान कराना है। पहला दवा जो है कि लोप्रामाइड, लोप्रामाइड कौन सी दवा है, तो लोप्रामाइड के सफिक्स में याद रखिए, लोप्रामाइड जो है यहाँ पर हो जाएगा लोप्रामाइड, यहाँ पर दिया गया है एंटी डायरेहियल एजेंट, बीटा ब्लॉकर्स, NSAID और एंटी कार्बेंट्स दवा। तो इनमें से लोप्रामाइड, लोप्रामाइड जो है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर एंटी कॉन्वेंट्स दवा हो जाएगा। ऑप्शन जो ए का हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो पहले का आंसर होगा वो हो जाएगा पहला डी के साथ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला डी के साथ जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों एस्पिरिन, तो एस्पिरिन बताइए कौन सी इसमें से एस्पिरिन किसका मिलान होगा, तो एस्पिरिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा NSAID। एस्पिरिन किसके साथ जाएगा, यहाँ पर NSAID के साथ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा किसके साथ जाएगा यहाँ पर, तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर है कि मैक्सीफ्लुरिन, तो मैक्सीफ्लुरिन जो होगा उसका मिलान किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर जो तीसरा है वो हो जाएगा एंटी डायरियल एजेंट, एंटी डायरेहियल एजेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो चौथा हो जाएगा, जो चौथा तीसरा हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर मेटोप्रोलोल, तो मेटोप्रोलोल जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जाएगा। अपन यहाँ पर जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी के साथ जाएगा, बीटा ब्लॉकर्स के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से जो सही आंसर इसमें होगा, इस कूट में जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यही आपका सत्य है, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द दीज इज द लीड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सी लीड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है। पहला दिया गया है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग, दूसरा दिया गया है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, या सी दिया गया है कंप्यूटर एसाइलेड ड्रग्स डिज़ाइन, या ऑल ऑफ द दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द दीज दिया गया है। भाई सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि यूडोवुडिन इज डेरिवेटिव ऑफ, यूडोवुडिन व्युत्पन्न है, ऑप्शन यहाँ दिया गया है गुआनिन का, थाइमिन का, या एडानिन का, या यूरिसल का। तो आप सभी से मैंने कहा था कमेंट करके जल्दी से बताइए, तो सभी किसी को इसका आंसर पता है क्या, चलिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था यूडोवुडिन। तो यूडोवुडिन जो है वो किसका व्युत्पन्न है, तो यूडोवुडिन जो है वो व्युत्पन्न है दोस्तों, ये किसके डेरिवेटिव से प्राप्त होते हैं, ये डेरिवेटिव जो इसका प्राप्त होता है वो 2-डायऑक्सी 5 ऑर्थोटाइल बीटा डी लाइक्सिल थाइमिन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसके किसके व्युत्पन्न है, तो यहाँ पर हो जाएगा थाइमिन, यूडोवुडिन जो होगा वो किसका व्युत्पन्न होगा, यहाँ पर थाइमिन का हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि व्हाई इज द सल्फा ड्रग्स द सेलेक्टिवली टॉक्सिक। यहाँ पर है कि सल्फा दवाएं चुनिंदा रूप से जहरीली क्यों होती हैं। आप सभी का कमेंट आ ही नहीं रहा, कुछ लोग ही इसका जवाब दे पा रहे हैं, तो सभी लोग को अगर आता है तो जवाब दीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन कमेंट करते रहिए और लास्ट में आप लोग अगर जिनको नहीं पता है वो सभी लोग आंसर भी नोट करते रहें। इसका आंसर शीट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि क्या पूछा गया था कि सल्फा दवाएं चुनिंदा रूप से जहरीली क्यों होती हैं। पहला है ह्यूमन सेल डोंट नीड द फोलिक एसिड, यानी मानव कोशिकाओं को फोलिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि जीवाणु कोशिका को फोलिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है कि मनुष्य अपने भोजन में फोलिक एसिड प्राप्त करता है और उसे संश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया था, फोलिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है। तो जहरीली यहाँ पर पूछा गया था कि चुनिंदा रूप से जहरीली क्यों होती हैं। तो यहाँ पर जहरीली होती क्यों है ये क्वेश्चन है, और कोई ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। जहरीली क्यों है? जहरीली इसलिए है कि मानव कोशिकाओं को फोलिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जहरीली हो जाती हैं। या फिर जीवाणु कोशिकाओं को फोलिक एसिड की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जहरीली हो जाती हैं। या इसलिए कि मनुष्य अपने भोजन में फोलिक एसिड प्राप्त कर लेता है और उसे संश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो होती हैं वो सल्फा जो दवाएं होती हैं वो चुनिंदा रूप से जहरीली होती हैं। या फोलिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए जहरीली होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कि मनुष्य अपने भोजन को फोलिक एसिड प्राप्त करता है और संश्लेषित करने की आवश्यकता यहाँ पर उसको नहीं होती है, इसीलिए जो है सल्फा जो दवा है उसका प्रयोग कम किया जाने लगा। इसी को सल्फोनामाइड कहते हैं। ज़्यादातर ये दवा अब जैसे कि मूत्र में जलन है या कोई भी दिक्कत है उसके उपयोग में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया था कि एक क्रिस्टलीय मूल दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई है, मोनोमर या मालिक्यूल या यूनिट सेल या एटम। तो मुझे लगता है इसका आंसर तो आप लोगों ने ऐसे ही दे दिए होंगे, मोनोमर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पहला दिया गया कि एक क्रिस्टल की जो मूल दोहराव वाली संरचनात्मक इकाई है वो क्या होती है। तो पहला है मोनोमर, मोनोमर बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पर पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा अणु दिया है तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, यूनिट सेल ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है सल्फर दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होता है। यहाँ पर फिल करना है दोस्तों कि सल्फर जो होता है वो दो बहुरूपी रूपों में कौन कौन से रूप में, चतुर्भुज या मोनोक्लिनिक या चतुर्भुज और ट्राइक्लिनिक, या हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, या हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समचतुर्भुज, यानी सल्फर दो बहुरूपों समचतुर्भुज और मोनोक्लिनिक में मौजूद होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ द ब्रेवियस लेटिस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल संरचना में ब्रेवाइस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए भाई। इन द 3 डायमेंशनल शेप देयर आर 4 ब्रेवियस लेटिस, 14 ब्रेवियस लेटिस। इन द 3 डायमेंशनल शेप देयर आर 14 ब्रेवियस लेटिस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 14। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 14। क्रिस्टल जालक में जो ब्रेवाइस जालक की कुल संख्या होती है वो 14 होती है, ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय या अनाकार है। ऑप्शन यहाँ ए दिया गया हीरा, ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ग्लास या नमक। तो अक्रिस्टलीय अनाकार, तो यहाँ पर देखिए ये तो क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी हो जाएगा और नमक भी हो जाएगा। यहाँ पर जो अक्रिस्टलीय अनाकार होगा, अक्रिस्टलीय अनाकार जो होगा वो हो जाएगा ग्लास। यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों वो है ऑप्शन सी ग्लास। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl टाइप क्रिस्टल विद द कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर दिया गया 66 कैन बी कन्वर्ट इनटू CaCl टाइप्स क्रिस्टल विद द कोऑर्डिनेट नंबर 88 बाय द अपलाइंग। NaCl प्रकार के क्रिस्टल समूह संख्या जो दी गई है कोऑर्डिनेट नंबर दिया गया है 66 दिया गया है और
HCl प्रकार के जो समन्वय संख्या है वो 8 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा, उच्च तापमान पर या हाई प्रेशर पर, या फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, या लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई। कमेंट करके सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से सभी लोग का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। किसी क्रिस्टल पर अगर दाब लगाया जाए लगातार, अगर क्रिस्टल पर दाब लगातार लगाया जाए तो उसकी जो समूह संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। किस प्रकार से, हाई प्रेशर लगा करके उसके क्रिस्टल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या पूछा गया था, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। आपको 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ढंग से पढ़ लेना है। पहला तो हो गया आपका यूनिट 5 सॉलिड स्टेट से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आएगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पत्र में। प्रोटीन से लगभग 10 प्रश्न आएंगे, 10 से 15 की संख्या में हो सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से भी संख्या आ सकती है। इसके बाद में आपको पॉलीमर ढंग से पढ़ लेना है और मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ लेना है, ठीक है। इंडक्टिव मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4, 5 और यूनिट 3, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इन 3 पर अगर फोकस कर देंगे तो ये मानकर चलिए कि 50 लगभग 60 के अबाउट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न था कि हाउ मनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन के आसपास कितने क्लोराइड आयन होते हैं। ऑप्शन यहाँ ए दिया गया है 4, 8, 6 या 12। तो सॉलिड सोडियम क्रिस्टल यानी कि इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड ईच आयन इज सराउंडेड बाई 6 आयन। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 आयन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, NaCl स्ट्रक्चर पूछा गया। इन NaCl स्ट्रक्चर ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट आर ऑक्युपाइड, यानी सभी अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय स्थल पर कब्जा करता है NaCl, या केवल और केवल, यह दिया गया केवल अष्टफलीय स्थल पर कब्जा करता है, या केवल चतुष्फलीय स्थल पर कब्जा, या ना तो अष्टफलीय और ना ही चतुष्फलीय। तो NaCl जो संरचना होती है दोस्तों, NaCl संरचना में देखिए NaCl हैज़ द क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इतना पता है आप लोग को। NaCl के पास क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और NaCl में जो Cl होता है, Cl माइनस, वो ऑक्युपाइड करता है ऑल कोऑर्डिनेट एंड फेस सेंटर्ड साइड, ठीक है। और बात करें Na+ की, तो Na+ जो है वो ऑक्युपाई करेगा ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट, ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल अष्टफलकीय स्थल पर कब्जा करता है, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट इज ऑक्युपाइड। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो NaCl में Cl माइनस है वो ऑक्युपाइड करता है ऑल कोऑर्डिनेट एंड फेस सेंटर्ड साइड पर, ठीक है। लेकिन Na+ जो है वो ऑक्युपाइड करेगा ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड पर। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, इन जिंक ब्लीडिंग स्ट्रक्चर। जिंक ब्लीडिंग स्ट्रक्चर यानी जिंक मिश्रण संरचना में क्या होता है कि जस्ता आयन टेट्राहेक्सल साइटों के आधे हिस्से पर कब्जा करता है, या प्रत्येक Zn2 आयन 6 सल्फाइड आयन से घिरा होता है, या सी दिया गया है प्रत्येक H2 आयन 6 Zn2 से घिरा होता है, या इसकी स्वतंत्र संरचना होती है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्ता आयन टेट्राहेक्सल साइटों के आधे हिस्से पर कब्जा करता है। और दूसरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसकी स्वतंत्र संरचना होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो रहा है,
ठीक है, 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही होने चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सा आंसर मानती है, ठीक है। चलिए 30 नंबर का जो सही आंसर है वो ए और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ए यूनिट सेल ऑफ BaCl2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड अप। BaCl2 फ्लोराइड संरचना की एक इकाई सेल किसकी बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है कि 4 Ba2 प्लस आयन और 4 Cl आयन की। या ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों Ba2 आयन और 8 Cl आयन की। या ऑप्शन सी है 8 Ba2 आयन और 4 Cl आयन। या ऑप्शन डी दिया गया है 4 Ba2 आयन और Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर किसकी बात हो रही हो, जब भी बात हो यहाँ पर कि BaCl2 फ्लोराइड संरचना की जो एक लंबी सेल इकाई जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 8 Ba2 आयन एंड 4 Cl आयन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 नंबर का जो सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो भाई सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ के आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर है कि क्षार हैलाइड के फ्रैक्शनल दोष में नहीं दिखाई जाते क्योंकि या फिर एल्किल हैलाइड्स डू नॉट शो द फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 32, आप ध्यान दे दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्षार हैलाइड फ्रैंकल दोष नहीं दिखाए जाते क्योंकि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटायन एंड एनायन हैव द ऑलमोस्ट इक्वल साइज। धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है लगभग समान होता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि इनमें से 32 नंबर प्रश्न को सभी लोगों को समझ में आ गया, क्या चीज़ें हैं इसका, क्या दिक्कतें हैं इसमें, क्लियर नहीं है इसलिए आपको दिक्कत करने का सामना। क्षार हैलाइड की बात पूछ रही है, तो क्षार हैलाइड में जो धनायन और ऋणायन होंगे उनके आकार लगभग बराबर होंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दिया गया 33 नंबर दिया गया द कोऑर्डिनेशन नंबर y विल बी इन द XY टाइप ऑफ क्रिस्टल। XY प्रकार के क्रिस्टल में y की जो सन्वयन संख्या होगी वो कितनी होगी। तो y की जो सन्वयन संख्या होगी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, तो y की जो सन्वयन संख्या होगी वो 4 होगी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर डी है। XY प्रकार के क्रिस्टल में y की जो सन्वयन संख्या है वो कितनी है, 4 है। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक। एक साधारण घन में उपस्थित परमाणुओं के कुल आयतन अंश हैं। कुल आयतन अंश यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है π/6। क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। और ये कैसे होगा चलिए बताते हैं। देखिए माना कि एक घन की जो लंबाई परमाणु की त्रिज्या है वो कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों। कुल परमाणु की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8 × 8 1 1 आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 × 4/3 πr³। अब सिंपल क्यूबिक एटम में अगर हम जाएं तो सिंपल क्यूबिक एटम में जो हो जाएगा वो A बराबर हो जाएगा दोस्तों 2r, और ये हो जाएगा r = A/2। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होगा, टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टोटल वॉल्यूम = क्या हो जाएगा ऑक्यूपाइड 4/3 πr³ जो पहले आया हुआ था, और मान क्या आ जाएगा यहाँ पर A3 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाइड यानी सरलीकरण इसका कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 × पाई × 1/2, और इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि क्रोमियम धातु की लंबाई सेल की कोर की लंबाई 287 BCC व्यवस्था के साथ है, परमाणु की त्रिज्या क्रमशः कितनी होगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो फॉर BCC क्रिस्टल R इक्वल टू λ3/4a, ठीक है, या R इक्वल टू हो जाएगा λ3/4 इंटू 287। अब R इक्वल टू निकालेंगे R का मान, तो R का जब हम मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 124.27 pm। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 124 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कोई सा ऑप्शन मिल रहा है 124.27, यहाँ पर ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि द डेंसिटी ऑफ मेटल विच इज द क्रिस्टलाइन इन द BCC लैटिस विथ द यूनिट सेल इट्स लेंथ 300 pm एंड द मोलर मास 50 ग्राम मोल इनवर्स विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया एक धातु का जो घनत्व है वो BCC जालक में इकाई सेल किनारे की लंबाई जो है वो 300 और जो कोर द्रव्यमान है वो 50 ग्राम मोल इनवर्स के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा। अब इसका मान कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मेटल बराबर क्या होता है दोस्तों, मास ऑफ यूनिट सेल अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर हो जाएगा Z इंटू M अपान Na इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम रख देते हैं डेंसिटी के फार्मूले पर। तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 50। अब यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 जो है ये दिया गया है Z, और जो ये 50 दिया गया है ये मोलर मास दिया गया है। अब यहाँ पर जो अवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23, अब ये क्या है, ये वॉल्यूम दिया गया है, ये क्या है वॉल्यूम, इंटू 300 का होल थ्राइस इंटू 10⁻10 इनवर्स, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 6.15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 37 नंबर प्रश्न है कि F3O4 इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट का एक उदाहरण है। मैग्नेटाइट का इनमें से Fe3O4 मैग्नेटाइट का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ दिया गया नॉर्मल स्पेनिकल स्ट्रक्चर, सामान स्पिनल स्ट्रक्चर, और बी दिया गया है इनवर्स स्पिनल स्ट्रक्चर, सी है फ्लोराइड संरचना, और डी दिया गया एंटी फ्लोराइड संरचना। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा F3O4। ये क्या है, मैग्नेटाइड है दोस्तों, एक प्रकार का मैग्नेटाइड है, मैग्नेटाइड का उदाहरण। तो मैग्नेटाइड का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्स स्पिनल संरचना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट द एक्सेबिट फ्रिनिकल डिफेक्ट। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेकल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था फ्रेकल, ठीक है, फ्रेकल है, फ्रिनिकल मैंने बोला था, सॉरी माफ करना। चलिए निम्नलिखित में से दिया गया था कि कौन सा क्रिस्टल फ्रेकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है कि AgBr, बी दिया गया है AgCl, और सी दिया गया है पोटेशियम ब्रोमाइड, और यहाँ पर दिया गया है ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा क्रिस्टल फ्रेकल दोष प्रदर्शित
नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो क्रिस्टल फ्रैकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं, AgBr, Cl और S। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि ZnS द्वारा किसी प्रकार का स्टोइकोमेट्रिक दोष प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है साटकी दोष, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रैकल दोष, ऑप्शन सी है फ्रैकल और साटकी दोष दोनों, ऑप्शन सी दिया गया है गैर स्टोमेट्रिक दोष। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैकल डिफेक्ट हो जाएगा। ZnS द्वारा किस प्रकार का साइटोमेट्रिक दोष प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर फ्रैकल दोष हो जाएगा। अब यहीं पर क्वेश्चन दिया गया था फ्रैकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है, तो यहाँ पर प्रदर्शित जो नहीं करता था वो KBr था, यहाँ पर ZnS प्रदर्शित करता था, यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है तो कौन करता है भाई, यहाँ पर फ्रैकल दोष प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फ्रैकल दोष का आयनिक ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, या क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, या क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, या क्रिस्टल के घनत्व और उसमें मौजूद दोष में कोई बीच संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम द ब्रैक्स लॉ 2d साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2d साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैकल दोष के आयनिक पूछा गया है, यानी क्रिस्टल का इसमें कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैकल दोष के आयनिक ठोसों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर घनत्व की बात हो रही, तो जो प्रभाव पड़ने वाला है फ्रैकल दोष के कारण जो आयनिक पर, वो इसमें से द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज, क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर डेंसिटी तो इंक्रीज होगी नहीं, और ना ही डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज होगा, यहाँ पर जो होगा वो रिमेन्स अनचेंज होगा। ठीक है, फ्रैकल दोष में आयनिक दोषों के ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो प्रभाव ये पड़ेगा कि इसका जो क्रिस्टल होगा वो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ब्रैक्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ब्रैक्स के विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर समतलीय रिक्ति क्या होती है। तो ब्रैक्स का इक्वेशन क्या होता है, ब्रैक्स का इक्वेशन जल्दी से बताइए सभी, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो इसी के आधार पर ये फार्मूला लगा दीजिए, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए इस प्रश्न को। तो ब्रैक्स का इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा d बराबर n लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा, या d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है लैम्डा बाई 2। तो 41 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 41 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लैम्डा बाई 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन ब्रैक्स इक्वेशन n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन। यहाँ पर पूछा गया है कि इन ब्रैक्स इक्वेशन में जो थीटा है वो एंगल किसके बीच का कोण है, थीटा के बीच का कोण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है दोस्तों, नमूना सतह और आपतित किरणों का, या सतह और आपतित किरणों के नमूने के लिए, या फिर दिया गया है दोस्तों कि समांतर जालीदार पृष्ठ d दूरी के आपतित किरण, या ऑप्शन सी है यहाँ पर समान दूरी से जालीदार सतह और d दूरी पर आपतित किरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एन आइडियल BCC मेटालिक क्रिस्टल इज, एक आदर्श BCC धातु क्रिस्टल के लिए समान संख्या क्या होगी। तो द नंबर ऑफ ए पार्टिकल
द नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर आइडियल BCC मेटालिक क्रिस्टल इज। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर BCC के लिए क्या आएगा, BCC के लिए माफ करिएगा, BCC के लिए जो आएगा वो आएगा 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 8 निकल के आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। 43 नंबर का जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए परमिटिव सेल यूनिट इज। एक अंतः साधारण घन यहाँ पर दिया गया है, शायद यहाँ पर छपावटी में थोड़ा सा दिक्कत है। द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन ए परमिटिव यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, हाँ क्यूबिक यूनिट सेल। अब ऑप्शन दिया गया 1, 2 या 3 या 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने पाए जाते हैं। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज। अब इसका जो एक फार्मूला होता है यूनिट सेल का वो होता है 1/8 × 8। तो 8 कट गया, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज फॉर द स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड विकास। ठोस की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्सरे विवर्तन पैटर्न का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इसमें पूछना है माफ करिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ठोस की जो क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्सरे विवर्तन पैटर्न का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनमें अधिक ऊर्जा होती है इसलिए वो ठोस पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। या ऑप्शन बी है कि वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसलिए पदार्थ क्रिस्टल के एक साथ दूसरे को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन यहाँ पर सी है कि दियर वेवलेंथ आर द कंप्रेसिबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। या डी दिया गया है दियर आर हाई फ्रीक्वेंसी एबल टू द रैपिड एनालिसिस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मुझे कंफर्म मैं नहीं हो पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो मैं प्रयास करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग को जल्दी ही कंफर्म करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर की है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्लियर नहीं है उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है दोस्तों, आप लोग क्वालिटी वीडियो को बढ़ा के ही देखिएगा क्योंकि क्लियर पेपर मिला नहीं था मुझे। यहाँ पर है यूनिमॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन के अनंत मामले पर विचार करते हुए सर्जक के संबंध में अपक्रिया की कोट। यहाँ पर अपक्रिया की कोट पूछी गई है। क्या पूछी गई है, 46 नंबर क्वेश्चन में अपक्रिया की कोट पूछी गई है। तो अपक्रिया की इसमें जो कोट हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन के अनंत मामले में विचार करते हुए जो सर्जक यानी कि इनिटेटर के संबंध में जो क्रिया की कोट होगी यूनिमॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें पूछा गया था, तो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपके 5वीं यूनिट से आए हुए हैं, सॉलिड स्टेट से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विलायक और एडिटिक्स के, यहाँ पर है विलायक और एडिटिक्स के उनके असमान प्रभाव के कारण जोड़ने से बहुलकीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रभावित हो सकती है। पहला दिया गया सर्जक दक्षता में वृद्धि, या मूलक पीढ़ी में वृद्धि, या श्रृंखला प्रारंभ दर में वृद्धि, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, क्वेश्चन उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की विच ऑर्डर काइनेटिक डज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइट बाय द पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉलो। यानी प्रथम प्रबल अम्ल उत्प्रेरक पॉलीएस्टरिफिकेशन अपक्रिया में किस कोट की बलिगति का पालन करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए का 1 दिया गया है, 2 या 3 या 4। एक प्रबल अम्ल उत्प्रेरक
पॉलीएस्टरिफिकेशन अपक्रिया में किस कोट की बलगति का पालन करता है? तो यहाँ पर कोट जो अपक्रिया की कोट होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, नायलॉन थ्रेड आर मेड ऑफ। नायलॉन के धागे किसके बने होते हैं? पॉलीएस्टर पॉलीमर के बने होते हैं या पॉलीएमाइड पॉलीमर के या पॉलीस्टीरीन या पॉलीवाइनिल पोलीमर? तो जल्दी से बताइए कि नायलॉन के धागे किसके बने होते हैं? तो पॉलीएमाइड जो बहुलक होता है, पॉलीएमाइड बहुलक, तो नायलॉन के जो धागे बने होते हैं पॉलीएमाइड बहुलक के बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि नायलॉन 6, नायलॉन 6। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार के पॉलीएमाइड बहुलक हैं और नायलॉन के धागे जो बने होते हैं वो पॉलीएमाइड बहुलक के बने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, पॉलीएमाइड बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेड ऑफ द फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। निर्माण की विधि के आधार पर पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्माण के विधि के आधार पर पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है केवल अतिरिक्त बहुलक के रूप में या केवल संघनन बहुलक के रूप में या फिर सह बहुलक के रूप में या अतिरिक्त और संघनन पॉलीमर के रूप में। तो आप ध्यान रखिएगा, निर्माण के विधि के आधार पर जो पॉलीमर हैं, पॉलीमर को वर्गीकृत किया जा सकता है अतिरिक्त और यानी एडिशनल और कंडेंसेशन पॉलीमर के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, हीट शाफ्टिंग, मोल्डिंग और कूलिंग टू रिजिडिनेस की प्रक्रिया को किस प्लास्टिक के लिए दोहराया जा सकता है? यहाँ पर है थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या दोनों या नाइदर ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 51 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है? द मोनोमर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 में कौन से मोनोमर का प्रयोग किया गया है? नायलॉन 6 के उत्पादन में प्रयुक्त मोनोमर कौन कौन से हैं? यहाँ पर दिया गया एडिपिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों, एडिपिक एसिड के हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ऑप्शन सी है हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन डी दिया गया है डाइमेथाइल टेरेथिलीन और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नायलॉन 6 के उत्पादन में प्रयुक्त मोनोमर जो हैं वो है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नेचुरल रबर केमिकली। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से प्राकृतिक रबर का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया cis-1,4 पॉलीआइसोप्रोपीन या ऑप्शन बी दिया गया trans-1,4 पॉलीआइसोप्रोपीन, cis-1,3 पॉलीआइसोप्रोपीन या trans-1,3 पॉलीआइसोप्रोपीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से प्राकृतिक रबर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों ऑप्शन ए cis-1,4 पॉलीआइसोप्रोपीन का। तो ऑप्शन 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। प्रक्रिया का नाम इसमें से क्या है? ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, आपको इसकी प्रक्रिया यानी इसमें से जो रिएक्शन क्या ये इनिशियल है या प्रोपगेशन है या ट्रांसमिशन है या चेन ट्रांसफ़र है? तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप लोग को बताना है और 55 नंबर का आंसर आप लोग को बताना है कि इनमें से आप लोग बताएंगे कि यह अपक्रिया कौन सी है। दोनों अपक्रिया दी गई हैं और चेन ट्रांसफ़र अपक्रिया हैं या आरंभकर्ता हैं या प्रोपगेशन है या ट्रांसमिशन है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए, 54 और 55 का आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ द पॉलीक्लोरोप्रोपीन। पॉलीक्लोरोप्रोपीन के मोनोमर का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया है भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब यहाँ पर जो
IUPAC नाम होगा पॉली क्लोरोप्रोपीन का हो जाएगा 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है कि विच ऑफ द पॉलीमराइजेशन इज यूज टू द प्रोड्यूस द पॉलीक्लोरोप्रोपीन कॉमर्शियली। व्यावसायिक रूप से पॉलीक्लोरोप्रोपीन का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के पॉलीमराइजेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका बिलियन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी है अधिक आयतन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी दिया गया पायस पॉलीमराइजेशन, या डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो सभी लोग आंसर करेंगे 57 नंबर का। 57 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो पायस पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइजेबल, यहाँ पर है क्रिस्टलाइजेबल नेचर ऑफ द नियोप्रोपीन। निम्नलिखित में से कौन सा नियोप्रोपीन की क्रिस्टलीकरण योग्य प्रकृति के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1-4 ट्रांस संरचना, या सिस संरचना, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 58 आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1-4 ट्रांस स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से इनमें से 1-4 ट्रांस स्ट्रक्चर नियोप्रोपीन की क्रिस्टलीकरण योग्य प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। यहाँ ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिया गया? आरंभकर्ता यौगिक इनमें से कौन सा? आरंभकर्ता स्थिर होता है या अस्थिर होता है, या फिर हाई स्टेबल होता है, या आंशिक रूप से स्थिर होता है? तो आरंभकर्ता यौगिक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। 59 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे कि जो आरंभकर्ता यौगिक होते हैं वो किस प्रकृति में होते हैं? वो अधिक हाई स्टेबल होते हैं, या अनस्टेबल होते हैं, या स्टेबल होते हैं? चलिए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, यानी कि अस्थिर होते हैं। जो आरंभकर्ता यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि फॉर ए फ्री रेडिकल चेंज द पॉलीमराइजेशन एंड द गुड इनिक्रेटर्स। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि मुक्त मूलक श्रृंखला पॉलीमराइजेशन के लिए अच्छे आरंभकर्ता कौन से हैं? यहाँ पर क्वेश्चन भी स्पष्ट नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन इंग्लिश वाला, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हिंदी में यहाँ पर क्लियर है कि मुक्त मूलक श्रृंखला पॉलीमराइजेशन के लिए अच्छे आरंभकर्ता हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है बेंजोइल पेरोक्साइड, बी दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी दिया गया ना तो बेंजोइल पेरोक्साइड और ना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। मैंने आप लोग को जैसे ही आप लोग का पेपर हुआ है कमेंट बॉक्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आप लोग को मैसेज कर दिया था कि भैया जिनके पास क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का प्लीज़ भेज दीजिए, लेकिन किसी ने भी ग्रुप से मेरे पास पेपर भेजने का प्रयास नहीं किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। पेपर आपको भेजना चाहिए था अगर आपको आंसर की चाहिए। हालांकि आप लोगों ने जूलॉजी और बॉटनी का क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा था कि आंसर की तैयार कर दीजिए, तो हालांकि मैंने जूलॉजी का बताया था, आंसर की मैं बना दूंगा जूलॉजी और बॉटनी का भी, लेकिन केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट था आप सबके लिए, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री के लिए जल्द ही मैंने आप लोग को आंसर की तैयार कर दिया। जूलॉजी और बॉटनी का भी आंसर की आपको मिल जाएगा। लेकिन जब भी आपसे ग्रुप में कोई भी इन्फॉर्मेटिव बात बताई जाए तो उसको आप समझने का प्रयास करिए, भेजने का प्रयास करिए, ठीक है। और जो मुझसे हो सकता है वो मैं परस्पर आप सबके लिए वर्क कर रहा हूँ। फिर भी आप लोग की, अब देखिए हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी मेरे बस की बात तो है नहीं, इतने बस से हैं आप लोग, ठीक है। तो अब सभी की रिक्वायरमेंट लेकर के तो हम चल नहीं पाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि आप सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, और मेरा प्रयास भी है और मैं इस पर वर्क भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो
मुझे आशा है कि आगे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कैटालिस्ट यूज फॉर द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज, संयोजन पॉलीमराइजेशन में उपयुक्त प्रेरक हैं। कैटालिस्ट यूज फॉर द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज, तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है भाई। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द मेकिंग रिचार्जेबल बैक्टीरिया। रिचार्जेबल बैक्टीरिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका पॉलीपायरोल, पॉलीएस्टर या पॉलीएथिलीन या पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल का। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा पॉलीएनिलीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि धातुओं की जगह कंडक्टिंग पॉलीमर का उपयोग करने का लाभ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आता है कि लागत अच्छी लगती है, या लाइट वेट होते हैं, या थर्मल कंडक्टिविटी या सॉल्बिलिटी। 63 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट वेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइट वेट हो जाएगा, हल्के वजन। धातुओं की जगह कंडक्टिंग पॉलीमर का उपयोग करने से लाभ जो होता है वो लाइट जो होता है वो हल्के वजन के होते हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। चलिए बैकेलाइट यहाँ से पूछा गया है कि बैकेलाइट क्या होता है। चलिए बताइए सर कि बैकेलाइट क्या है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है जेल, गैस, सॉलिड या लिक्विड। किसी बंदे ने यहाँ पर टिक किया है जेल। अब ये किसका क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने भेजा होगा, उनको पता ही होगा कि बैकेलाइट जो होता है वो जेल होता है क्या। भाई बैकेलाइट तो सबको पता है, बैकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बैकेलाइट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो ठोस होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक बहुलक जो मोनोमर की एक से अधिक प्रजातियों से प्राप्त होता है। यहाँ है बाईपॉलीमर, कोपॉलीमर या त्रिपॉलीमर या अष्टबहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोपॉलीमर हो जाएगा। कोपॉलीमर 65 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है भाई। 66 नंबर प्रश्न है कि सहसंयोजक बंध से जुड़ी दो या दो से अधिक सहबहुलक उप इकाइयाँ किस सहबहुलक से बनी होती हैं। तो ये जो बनी होती हैं दोस्तों अल्टरनेटिव पॉलीमर से बनी होती हैं, या फिर ब्लॉक पॉलीमर से, या प्रेडिक या स्टेसियल। अब आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो सहसंयोजक बंध से जो जुड़ी दो या दो से अधिक सहबहुलक उप इकाइयाँ होती हैं वो किस सहबहुलक से बनी होती हैं, तो वो ब्लॉक पॉलीमर से बनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई। इनमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा डाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया मेथाइल ऑरेंज, एनिलीन पीला। तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी एक प्रकार की डाई हैं। मेथिल ऑरेंज, एनिलीन, येलो, ये सभी क्या एक प्रकार की डाई हैं। ऑप्शन हो जाए यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजरीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ। एलिजरीन को चर्म से संबंधित, माफ करिएगा, किस क्लास से, किस वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर है कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वेट रंग, ऑप्शन बी दिया गया है मॉडरेट रंग, या ऑप्शन सी है मूल रंग या प्रतिक्रियाशील रंग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया एलिजरीन के वर्ग से संबंधित। तो एलिजरीन जो होगा वो किस वर्ग से संबंधित है। तो एलिजरीन दोस्तों मॉडरेट डाई से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर बेट डाई नहीं होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस डाई। निम्नलिखित में से कौन सा मूल डाई का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया एलिजरीन, मैलेकाइट, ग्रीन या इंडिगो या ऑरेंज। 69 नंबर प्रश्न,
69 नंबर का जो सही आंसर है वो मैलेकाइट ग्रीन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल डाई का उदाहरण है? तो भाई मैलेकाइट ग्रीन जो है मूल डाई का उदाहरण है एक प्रकार का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष डाई है? कौन सा प्रत्यक्ष डाई है? 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है फिनोल्फ्थीन, ऑप्शन बी दिया गया है कांगो रेड, एलिजरीन या इंडिगो। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो रेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष डाई है? तो प्रत्यक्ष डाई जो हो जाएगा वो कांगो रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। पूछा गया था फैलाओ डिस्प्रेसिव डाई इनमें से कौन सा है? कांगो रेड, एलिजरीन या सिलोटिन या फिर नन ऑफ दिस। तो 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिटोन। सिलिटोन है जो सिलिटोन जो है एक प्रकार का फैलाव डाई है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा 71 नंबर का प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर प्रश्न है कि मैलेकाइट ग्रीन इज ए डायरेक्ट डाई फॉर द सिल्क एंड वूल, इट इज द प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसिंग। यानी कि मैलेकाइट हरा रेशम और ऊन के लिए एक सीधा रंग डायरेक्ट डाई है। यह संघनन किसके संघनन द्वारा तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 पहला दिया गया है दोस्तों बेंजल्डिहाइड एंड डाई मेथाइल एनिलीन। ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोनिल क्लोराइड और डाई मेथाइल एनिलीन से, या डाई मेथाइल एनिलीन के साथ बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड से, या नन ऑफ एबव। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मैलेकाइट हरा रेशम और ऊन के लिए एक सीधा रंग एक संघनन यानी किसके संघनन द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये भैया तैयार किया जाता है बेंजल्डिहाइड, माफ करिएगा, ये क्वेश्चन ये तैयार किया जाता है बेंजल्डिहाइड एंड डाई मिथाइल एनिलीन से। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड और डाई मिथाइल एनिलीन से तैयार किया जाता है मैलेकाइट हरा, ठीक है, मैलेकाइट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर दिया गया है क्लोरोमाइन टी एक है, क्लोरोमाइन टी इनमें से आपको बताना है कि एक है। तो यहाँ पर दिया गया कीटाणुनाशक या एंटीरोधक या एलर्जेसिक या ज्वारनाशक। तो जो क्लोरोमाइन टी है ये कीटाणुनाशक है। क्या है भैया? एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया मार्फिन इनमें से कौन सा है? मार्फिन इनमें कौन सा है? क्या ये क्षारीय होता है, या ये एक एंजाइम होता है, या एक कार्बोहाइड्रेट है, या एक प्रोटीन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मार्फिन जो है वो एन एक एल्कोलाइड्स है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक क्षारीय। 74 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्फिन से संबंधित प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि एक कलर कंपाउंड एक्साइबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक रंग यौगिक किसकी उपस्थिति के कारण रंग प्रदर्शित करता है? ऑप्शन यहाँ दिया गया एक्सोक्रोम, OR ग्रुप, या COOH समूह, या क्रोमोफोर। तो ध्यान रखिएगा भैया कि एक रंग यौगिक किसकी उपस्थिति के कारण रंग प्रदर्शित करता है? तो वो क्रोमोफोर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक्सोक्रोम सहायता करता है लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट हो जाएगा वो क्रोमोफोर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है? 76 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग बता ही देंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, या सी दिया गया है अल्कोहल एंड हाइड्रॉक्सिल समूह, या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। और मोनोसैकेराइड क्या कंटेन करता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंटेन करता है। इसीलिए जो सही जवाब हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 76 नंबर का। 76 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव्स फ्रॉम दैट गिवन बाय द फिशर। फिशर द्वारा दी गई संरचना की व्युत्पन्न यौगिक की पहचान कीजिए।
भाई साहब ने ग्लूकोज लगा दिया है, इन्होंने पहले देखा ही नहीं कि यहाँ पर COOH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज तो बिल्कुल होगा नहीं, ऑप्शन पहला तो इन्होंने गलत ही कर दिया। अब दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, दूसरा दिया गया है ग्लूकोनिक एसिड। और अब यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिया गया है दोस्तों वो है सैकरिक एसिड। क्या दिया गया है? सैकरिक एसिड। और ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है सॉर्बिटॉल। तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर बी सही होगा। और किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करा करके इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो प्राप्त क्या हो जाएगा भाई, जब हम क्या करेंगे CH2OH, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ CH2OH यहाँ पर हो जाएगा और CHOH का होल 4 प्लस CHO। अब इसका जब हम क्या कराएंगे रिएक्शन करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH2OH, CHOH का होल 4 और COOH प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं COOH दिया गया है, ठीक है। तो ये जब भी यहाँ पर ग्लूकोज नहीं होगा, ये ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है दोस्तों? ग्लूकोनिक एसिड है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप लोग इक्वेशन देख लेते। अगर आप CHO वहाँ पर लगा होता या CH2OH लगा होता तो आप कह सकते थे ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है भाई? पहला दिया गया है ग्लूलोज या ग्लूकोज। और सी दिया गया है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और सी दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सरलतम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज होगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या करना है? रिएक्शन की पहचान करना है। निम्नलिखित में से क्रिया की उत्पाद की पहचान करिए। अब ये पहले सबसे पहले देख लीजिए कि ये दिया क्या गया है। यहाँ पर है C12H22O11 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसका क्या करा दें H2O के साथ रिएक्शन करा दें और यहाँ पर है रिएक्शन, यहाँ पर दिया गया ग्लूकोज। अब HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होगा या ग्लूकोरिक एसिड प्राप्त होगा या फिर यहाँ पर दिया गया है कि ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूकोरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 79 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जिन्होंने ग्लूकोज की संरचना मैंने आप लोग को पढ़ा दी थी, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने ग्लूकोज की संरचना में केमिकल रिएक्शन जब मैंने कराया था तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को पढ़ा दिया था भाई। तो जब भी इसका रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लूकेरिक एसिड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा, ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा ग्लूकेरिक एसिड, ठीक है। आप लोग एक बार बुक उठा करके वहाँ पर इक्वेशन दिया होगा या आप क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रिएक्शन बैलेंस करना संभव नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का 79 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, व्हाट इज टूरनोस। टूरनोस इसमें से क्या है? टूरनोस इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड, हाउ मैनी एनहाइड्राइड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाउ मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है? ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया 3, बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और डी दिया गया 6। तो आप सभी को बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन
81 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 5 हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया ग्लूकोज में कितने हाइड्रॉक्सिल समूह में उपस्थित होती है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा आंसर, 5 समूह में उपस्थित होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि फेलिंग परीक्षण पर ग्लूकोज हमें क्या देता है, रिएक्शन देता है, सिल्वर कलर देता है, रेड पार्टिसिपेट देता है, या फिर देता है तीखी गैस। तो जब भी फेलिंग परीक्षण के दौरान हमें ग्लूकोज क्या देता है, लाल अवक्षेप देता है, रेड पार्टिसिपेट देता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, रेड पार्टिसिपेट। और यहाँ पर दिया गया फेलिंग परीक्षण, माफ करिएगा दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा संदिग्ध है क्योंकि ब्राउन रेड तो देता है लेकिन यहाँ पर रेड अवक्षेप दिया, ब्राउन का कोई नाम नहीं दिया गया है। तो फेलिंग परीक्षण पर ग्लूकोज जो देता है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है या फिर लाल अवक्षेप देता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों हो सकता है, कन्फर्म मैं नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज में ब्राउन कोई अवक्षेप दिया। हाँ, ये क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो भैया कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो ब्राउन अवक्षेप कैसे देगा, ब्राउन अवक्षेप कैसे देगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी ही जाएगा, यहाँ पर लाल अवक्षेप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाले प्रचुर मात्रा में जैव अणु है। ऑप्शन ए दिया गया है लिपिड, बी दिया गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स को पहचानिए। एक्स को पहचानना है तो एक्स की जगह पर क्या रख दें, सुक्रोज या लैक्टोज या माल्टोज या स्टार्च। तो दोस्तों यहाँ पर लैक्टोज और माल्टोज हम रख नहीं सकते हैं, और इसलिए नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, बट यहाँ पर मोनोसैकेराइड का कम्बिनेशन हो जाता है, तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड नहीं हो सकता है, ठीक है। जब माल्टोज का कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों अणु हमें कब मिलेंगे, जब हम डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज, यहाँ पर सुक्रोज का एक्स की जगह पर सुक्रोज रख देंगे तो सुक्रोज का जो रिएक्शन फार्मूला होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है ना। इसका रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो भाई पसंद आ रही हो, इतना मेहनत करके मैं आप सबके लिए आंसर की तैयार कर रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यार वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए भैया थोड़ा सा तो मदद आप लोग करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, तभी आप लोग की रेगुलर क्लास हो पाएगी और नियमित मैं आप सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, जब भी आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं यार थोड़ा सा ऊर्जा हमें मिल जाती है, सब्सक्राइब करते हैं तो हम और ऊर्जावान हो जाते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि और अच्छा से आपका एग्ज़ाम हो सके। मैं इस पेपर में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आए हुए मेरे पढ़ाए हुए, लगभग 20 से 30% ही क्वेश्चन आए हैं, ये बात सत्य है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इस बार टफ आ गया है। हालांकि जिन्होंने स्टार्टिंग से पेपर हल किया होगा उनको लगभग 40% क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। चलिए 85 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एपीमर का उदाहरण पूछा गया है भाई, एपीमर का उदाहरण। ऑप्शन ए है ग्लूकोज या राइबोस, ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, ऑप्शन बी क्या दिया गया भाई, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज मोनास एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी दिया गया है कि ग्लूकोज राइबोस और मोनास। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लैक्टोज मोनास एंड ग्लूकोज। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का 85 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ग्लूकोज को हाइड्रोलिसिस से व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दबाव में उबालकर। तो किससे तैयार किया जाता है भाई, किसके साथ, स्टार्च दिया गया है, सुक्रोज है, ग्लैक्टोज है या डेक्सटोज है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस से, ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस से इनमें से किसको तैयार किया जाता है, सुक्रोज को, स्टार्च को, ग्लैक्टोज को या
डेक्सटोज को। तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च को तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा है। यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर पूछी गई है भाई, रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है 88 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दिया गया डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन, तो ये रिड्यूसिंग शुगर बिल्कुल नहीं है। बी दिया गया है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज जो है ये एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ग्लूकोज फेलिंग सोल्यूशन और टॉलन एजेंट के साथ अपकर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट टाइयोज है। राइबोस, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा टाइयोज है। यहाँ सी आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 89 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n CnH2ON। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। CH2O का N होल ट्राइस N हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी क्वेश्चन का 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज ए कीटोहेक्सोस। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड एक कीटोहेक्सोस है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या मोनाश। चलिए जल्दी से बता दीजिए भाई। 90 नंबर प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रक्टोज। जो इनमें से जो मोनोसैकेराइड का एक कीटोहेक्सोज है वो फ्रक्टोज होगा, मोनाश नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर प्रश्न है कि एमिनो एसिड की घुलनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अधिकतर पानी में घुलनशीलता और कार्बनिक विलायक में अघुलनशीलता। तो ये बिल्कुल भाई असत्य है, वह केवल पानी में घुलनशील होते हैं। तो एमिनो एसिड की घुलनशीलता के संबंध में सही क्या है भाई, वह केवल पानी में घुलनशील होते हैं या केवल कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं या ज़्यादातर कार्बनिक विलायक में घुलनशील और पानी में अघुलनशील होते हैं। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 सही आंसर सभी लोग बताइए। एमिनो एसिड की घुलनशीलता देखिए अधिकतर पानी में घुलनशील और कार्बनिक विलायक में अघुलनशील। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, पानी में घुलनशील ये बिल्कुल असत्य है, केवल कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर कार्बनिक विलायक में घुलनशील और पानी में अघुलनशील हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा या ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे ऑप्शन सी, वह केवल कार्बनिक विलायक में घुलनशील हैं। यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर प्रश्न है कि एमिनो एसिड विथ द नॉन पोलर एलिपैटिक आर ग्रुप अध्रुवीय सिग्नल यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पर है एमिनो एसिड विथ द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप आर, ग्लिसरीन, एलिनिन या ल्यूसीन। ये ऑप्शन बी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, सेरीन, थ्रोइन और स्टीरीन। ऑप्शन सी है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। डी दिया गया है फेनिलाइलिन और टायरोसिन, ट्रिप्सिन। तो सबसे पहले तो आर समूह के अमीनो अम्ल इसमें से कौन से होते हैं। आर समूह के जो एमिनो समूह होते हैं वो होते हैं ग्लाइसिन होते हैं, ल्यूसीन होते हैं, एनानिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड इज, पेप्टाइड बंध एक है
कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बंध एक है, सहसंयोजक बंध है या आयनिक बंध है या धातु बंध है या हाइड्रोजन बंध है। जल्दी से बता दीजिए भाई। पेप्टाइड बंध 93 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन के प्रकट होने को क्या कहा जा सकता है। तो इस सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। प्रोटीन के प्रकट होने को डीनेचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डीनेचुरेशन कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर प्रश्न है। पूछा गया है आपसे कि व्हाट आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? पीएच परिवर्तन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या हीट या चार्ज। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा। प्रोटीन के डीनेचुरेशन में जिस कोई भी योगदान जिसका नहीं होता वो चार्ज का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भाई ने कार्बनिक विलायक लगा दिया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर 95 नंबर का डी सही होगा। आवेश भाई पीएच परिवर्तन का तो योगदान होता ही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का उपयोग होता है, उष्मा हीट भी इसमें होती है न्यूट्रिशन में, लेकिन चार्ज आवेश वहाँ पर कहाँ उपयोग होता है? तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है। एक एमिनो एसिड यानी द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन एमिनो एसिड इज डिफाइंड एज। एक एमिनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु को परिभाषित किया जाता है। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? इसको परिभाषित किया जाता है द पीएच वेयर इज ए मॉलिक्यूल कैरिड नो नेट चार्ज कैरियर। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर प्रश्न था कि व्हेन द एमिनो एसिड एनानिन the R group of CH3 is the added to the solution with the pH of 7.3 aniline becomes यह दिया गया है कि जब एमिनो एसिड एलेनिन यहाँ पर दिया है, एलेनिन दिया गया दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार मैं आपसे फिर बता दे रहा हूँ, क्वालिटी आप बढ़ाकर ही देखिएगा तभी आपको स्पष्ट दिख पाएगा। यहाँ दिया गया है जब एमिनो एसिड एलेनिन आर समूह है और CH3 को 7.3 के pH वाले पोल में मिलाया जाता है तो एलेनिन क्या हो जाता है? कैटायन हो जाता है, माफ करिएगा दोस्तों, या नॉन पोलर या ज्यूटर आयन या एनायन। तो आप सभी लोग बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का। तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनायन हो जाएगा। जब एमिनो एसिड एलेनिन आर समूह को CH3 को 7.3 के pH वाले घोल में मिलाया जाता है तो जो एलेनिन हो जाता है वो धनायन हो जाता है, कैटायन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है द एंजाइम विच कैटालिस द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन टू एमिनो एसिड इज। यानी एक एंजाइम जो प्रोटीन के एमिनो एसिड में रूपांतरण को प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इन्वर्टेज, यूरेसिल, न्यूक्लियस या प्रोटेज। तो 98 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोएज। क्या हो जाएगा? प्रोटोएज हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर प्रश्न है एंजाइम आर रिगार्डेड एज। एंजाइमों को माना जाता है जैव उत्प्रेरक या संदेहवाहक या अवरोधक या एंटीबॉडी के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट के रूप में एंजाइम को जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है एंजाइम आर बेसिकली। एंजाइम मूल रूप से होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं, शर्करा होते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं बताया है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बताने का प्रयास कर दूंगा। उसका क्लियरली आंसर नहीं मिल पा रहा है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ इस आंसर के सापेक्ष में। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, आप सभी लोग उसका आंसर करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और जिनका भी जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जितने लोगों ने पेपर दिया है, वो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मैंने इतने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।